ग्राफ था ना, वेरिएशन ऑफ, देख लो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन था ना ये। मोलर Yes, sir. कंडक्टेंस। तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन, तो पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ किए थे हम लोग, तो ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन था वो ग्राफ, और डिक्रीजिंग स्लोप के साथ था, ठीक है, अंडर रूट c के साथ जो ग्राफ प्लॉट किए थे। और वही लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ किए थे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया था, ठीक है, वो ग्राफ का नेचर डिफरेंट था। तो यहाँ पे एक चीज ये था कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। बोलो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो सर, कंडक्टिविटी तो घटता है डाइल्यूशन पे। हाँ, कंडक्टिविटी तो घटता है डाइल्यूशन पे। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये बताओ। इंक्रीजेस। ये कंपेयर करके बताए थे लास्ट क्लास में सारे चीज, फिर कैसे गलती बोल रहे हो? चेक करो बुक कॉपी में। मिला? डिक्रीज करेगा सर, क्या डिक्रीज करेगा? मोलर कंडक्टिविटी। किसके साथ? हम पूछ रहे हैं डाइल्यूशन के साथ। हाँ सर, तो डाइल्यूशन के साथ क्या लिखाया गया बताओ? इंक्रीजेस। नोट्स भी सही से तुम लोग नहीं लिखते हो, चेक करो। इंक्रीज करेगा सर। हेलो चंदन, मिल गया? यस सर। क्या है बताओ? डाइल्यूशन, ये तुम लोग को लिखाए थे ना, देखो शुरुआत में ही, डाइल्यूशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा? पहला ये कंडक्टेंस पॉइंट, हाँ, कंडक्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये हाँ। कंडक्टेंस का बात। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी कप्पा, ये डाइल्यूशन घटता से है। डिक्रीज करता है, ठीक है। तीसरा है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या फिर इसको मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है? ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है। डाइल्यूशन अगर करेंगे हम लोग, डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों इंक्रीज करेगा। और फोर्थ पॉइंट में लिखवाया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अगर डाइल्यूशन हम लोग करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? ये बढ़ता है। इंक्रीज होगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो तो नियरली 1 एज्यूम करते हैं हम लोग, 100% डिसोसिएट करता है। तो ये लिखा दिए थे ना लास्ट क्लास में, तो ये सब ध्यान रखा करो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो आज हम लोग जो है एक लॉ इसमें बच गया है, नेक्स्ट कोलारुसस लॉ उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो लिखो, इसमें हेडिंग डालो सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? लॉ ऑफ, कौन सा चैप्टर करना है बताओ? सॉलिड स्टेट या फिर सरफेस केमिस्ट्री? सॉलिड स्टेट, चलो देखते हैं, सॉलिड स्टेट समझ में आ जाएगा, उसके लिए एक्चुअली पूरा चैप्टर 3D पे बेस्ड है, क्लासरूम उसके लिए जरूरी है, ऐसे समझ में तो देखते हैं, ट्राई करेंगे, पहले ये कर लेंगे, सरफेस केमिस्ट्री पहले कर लेंगे, ठीक है, वो आसान है, थियोरेटिकल चैप्टर है, वो तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है, उसके बाद सॉलिड स्टेट देखेंगे।
क्यों क्लास नहीं खुलेगा क्या? अभी हाँ सर, इस साल तो नहीं खुलेगा लग रहा है। इस साल नहीं खुलेगा अब? तुम लोग को भी लगने लगा? हाँ सर एकदम। स्कूल वाला क्या बोला? स्कूल वाला तो कुछ बोल रहा है अभी कोई बता नहीं सकता कब खुलेगा। कुछ नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते। 20 लाख केस पहुंच रहे हैं, आप कहाँ से खुलेगा? अब 20 लाख केसेस टोटल केसेस हुआ ना जी, इसमें यस, 10 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर ठीक भी तो हो ठीक हो गया है। गया। एक हाँ, दिन में सर 50,000 केस बढ़ जा रहा है ना। तुम लोग की अतुल तरफ सर तो बता माहौल रहे थे, ठीक? क्या? अतुल सर तो बता रहे थे परसों ही बोकारो में 70 केस निकला है। हाँ, बस, तो 70 केस कौन सा बड़ा बात है? अब तो कॉमन लगने लगा है सर, इसलिए लग नहीं रहा है बड़ा बात है। इसलिए तुम लोग बाहर निकल के घूम रहे हो? तो सर काम रहता है तभी निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते हैं। हम्म। तुम लोग की तरफ सही है कि नहीं हालत? तुम लोग बोकारो में ही हो? सर हम तो बोकारो में ही हैं। अच्छा। और अमृत, यस सर, तुम्हारा हम क्या तो हाल है? साहेबगंज में भी है, यहाँ भी 350 केस हो गया है। अच्छा। वो कल ही मर गया। मर भी गया? हाँ, कोरोना से टोटल 4 को डेथ हुआ है। तो तुम यही काउंटिंग कर रहे हो? पता चल जाता है ना। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोलारुसस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या है एक्चुअली? ये बोला जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट पहले लिख दे रहा है। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन makes a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the ion with which it is with which it is associated, and the value of molar conductivity at infinite dilution for any electrolyte is the sum of the contributions from its constituent ions। ठीक है, चलो। तो यहाँ देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ आ रहा है क्या? लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, पढ़ के समझ में आया कुछ? बोलो हाँ या नहीं। यस सर, कुछ आ रहा है। देखो एक्चुअली क्या है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम तक डाइल्यूट कर दें उसको, ठीक है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग कर देंगे तो आयंस पूरा एकदम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ना सारे आयंस। इनफाइनाइटली अगर हम लोग डाइल्यूट करते जाए उसको इनफाइनाइट टाइम तक, तो क्या हो जाएगा, सारे आयंस जितने भी उसके आयंस थे एक्चुअल में, वो आयंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज किए थे उसके आयंस पूरा फ्री हो जाएंगे। पूरा फ्री। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें
तो उसके आयन सारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो हर एक आयन का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा और एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाने में, ठीक है, irrespective of the nature of the ion with which it is associated। और वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ द आयन पे वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो किससे एसोसिएटेड है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सारे आयंस बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एकदम फ्री हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि वो इस आयन के साथ एसोसिएटेड था या दूसरे आयन के साथ एसोसिएटेड था। उस केस में क्या हो जाएगा, हर एक आयन का एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा, किसमें, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में। क्लियर है ना? क्योंकि सारे आयंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। और क्या बोला जा रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वो सम होगा, सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो क्या होगा, हर एक आयन का हमको पता है कि अपना अपना रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा, तो जितने भी आयंस उसमें स्प्लिट होके बनेंगे, मतलब डिसोसिएट होके जितने भी आयंस बनेंगे, अगर हमको पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हर एक आयंस का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो होगा उसको हम लोग सम कर देंगे। तो बस उसको एडिशन या समेशन करने से, सारे आयंस का समेशन करने से हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका वैल्यू मिल जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ये निकाला जा रहा है। तो एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये देखो, ये है लेमडा एम, ये मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करता है, ठीक है, और इसी में अगर हम लोग नॉट लगा दिए तो ये रिप्रेजेंटेशन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये जब वो डिबाई हकल वाला इक्वेशन बताए थे वहां भी ये यूज हो रहा था ना। या फिर इसको हम लोग लैम्डा एम इन्फिनिटी से भी डिनोट करते हैं, बताए थे ना ये केस, ये सिंबल, यस सर। ठीक है। तो लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी एट, इसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। जब हम लोग इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी, तो जैसे मान लो किसी एक के लिए लिख रहा है, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख रहा है, जैसे लैम्डा एम नॉट NaCl के लिए लिखना है हमको, ठीक है। तो NaCl के लिए लिखेंगे तो इसका हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। इसका मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस क्या क्या मिलेंगे, एक Na+ मिलेगा और दूसरा Cl- मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ Na+ और प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-। तो ये इसका हमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका मिल जाएगा, NaCl का। इसी तरह मान लो अगर हमको KCl का निकालना है, KCl का निकालना है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा एम नॉट K+ और प्लस लैम्डा एम नॉट Cl-, ठीक है। तो जैसे मान लो ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको एक, चलो ये ऐसे कर लेते हैं। तो इसका यूज करके देखो हम लोग कोई भी आयन का भी रेस्पेक्टिव हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये x के बराबर है, ठीक है, और ये एज्यूम कर लेते हैं ये मोलर कंडक्टिविटी NaCl का जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये x है और KCl का ये y के बराबर है। तो x माइनस वाई अगर करेंगे हम लोग, x माइनस वाई करोगे तो देखो तो Cl- वाला तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ और माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K+। तो यहाँ से अगर तुमको Na+ वाला वैल्यू, ये NaCl KCl का वैल्यू अगर पता है और किसी एक आयन का तुमको वैल्यू दे दे तो तुम दूसरे आयन का यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कैसे ये यूज किया जाता है, ठीक है।
अब इसको लिखना इम्पोर्टेंट है, ये लिखने समझ जाओ, मतलब रेस्पेक्टिव आयंस का जितने भी आयंस आएंगे उन सभी आयंस को सम कर देना है बस। जैसे मान लो इसका निकालना है हमको, लैम्डा एम नॉट ऑफ MgCl2, बताओ तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? बोलो तो सर क्या आ जाएगा? lambda m naught Mg2 plus लैम्डा एम नॉट Mg2 प्लस, और क्लोरीन के यहाँ पे कितने आयंस मिलेंगे? 2 आयन दो। मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे हमको इसका लिखना है लैम्डा एम नॉट ऑफ COOH और COH, कौन सा एसिड है ये? अब ये एसिड डिसोसिएट होगा, कैसे आएगा? लैम्डा एम नॉट, ठीक है, अपने आयंस में ये एसिड है, तो अपने आयंस में कैसे ब्रेक होगा? H प्लस यहाँ से निकलेगा और ऐसे, और CO माइनस रह जाएगा। हाँ, तो ये कौन सा एसिड है? ये नहीं पढ़े हो तुम लोग? GOC में ये सारा बताए हैं ना। ऑक्सैलिक एसिड सुने हो? यस सर। चलो ठीक है, तो ये एनायनिक वाला पार्ट तो यही बचेगा, दो, एक H प्लस इससे निकल गया और दूसरा H प्लस यहाँ से निकल गया, और इधर क्या बच जाएगा? 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस, क्योंकि 2 H प्लस यहाँ से निकल रहा है, तो 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो ये ध्यान रखना है इससे। ठीक है, तो इसका देखो एप्लीकेशन कहाँ होता है, ये कोलारोसिस लॉ का एप्लीकेशन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, कि इसका हम लोग देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है वीक, जैसे ग्राफ में बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है तो वहां पे ग्राफ में हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से कर सकते थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक्स्ट्रापोलेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग क्या? ये बताए थे लास्ट क्लास में, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसका क्या आ रहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, तो वहां एग्जैक्टली हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा और उनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमको पता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था, तो वहां पे हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक्स्ट्रापोलेशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हम लोग कोलारोसिस लॉ यूज करते हैं, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग कोलारोसिस लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मेन एप्लीकेशन वहीं पे होता है, कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर, किसके लिए निकालना है हमको? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको पता है एक्स्ट्रापोलेट मेथड से या एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से, ग्राफ के हेल्प से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए इसका हेल्प लिया जाता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो ना तुम लोग? क्या होगा फॉर्मूला, बताओ एसिटिक एसिड का? CH3COOH। CH3COH। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसका फाइंड आउट करना है? एसिटिक एसिड का, और डेटा तुमको दिया हुआ है लैम्डा एम इंफिनिटी CH3COONA, इसका वैल्यू हमको दिया है 91.6
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट है उसका। फिर लैम्डा एम नॉट HCl का दिया गया है 425.0, वही सेम यूनिट है। और लैम्डा एम नॉट इंफिनिटी, ठीक है, ये इंफिनिटी कर लो सारे जगह। ये NaCl का दिया हुआ है 128.1। ठीक है, चल, ये तीन इक्वेशन, तीन वैल्यूज यूज करके तुमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करना है। कर लोगे? पहले ट्राई करो तुम लोग खुद से, ठीक है, फिर बताते हैं। लिख लिया ना क्वेश्चन सब लोग, दिख रहा है? यस सर। चलो पहले एक बार ट्राई करो खुद, फिर बताते हैं। जीरो वन में चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा? 0.001 फैराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा। 388.5। आप देखिए यहाँ से क्यू क्या मिलेगा? 0.001। क्या बोल रहे हो आंसर? 388.5। 388.5। ठीक है, लैम्डा एम नॉट ऑफ, ये तुमको कैलकुलेट करना है CH3COOH। ठीक है, 388.5, हाँ ठीक है। लैम्डा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यही कैलकुलेट करना था। और आया किसी का? इसी का यूज करेंगे ये लूप। तो ये लूप पे देखो 1 मोल ऑफ O2 को लिबरेट करने के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस 4 फैराडे का लिबरेट करेगा 1/4 फैराडे टू 0 0 0। अब देखिए कि किसमें दिया हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर तो एट, तो हमारे पास कितना, तो इसे जब कैलकुलेट से ऑप्शन में दिया हुआ 1.6 मिलीमीटर ये दिया हुआ ऑप्शन में। सर क्या करें, सिंपली ऐड कर देना उसमें। क्या करना है? सर जो उसको ब्रेक कर दिए पहले वाला वो CH3CONA को और HCl को, और क्या ऐड कर देना उसको। सिंपली देखो यहाँ पे करना क्या है हमको, CH3COH, तो उन तीनों इक्वेशन का तुमको यूज करके उन सबको ब्रेक करके लिखोगे। हमको CH3COH चाहिए, तो मतलब क्या चाहिए कि लैम्डा एम नॉट, अगर हमको CH3COO माइनस इसका मिल जाए एसीटेट आयन का, और प्लस H+ का मिल लैम्डा जाए। एम नॉट H+ का मिल जाए, तो हाँ इन्हीं दोनों, ये दोनों का अगर वैल्यू हमको मिल गया, तो यही तो हमको दे देगा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH। हाँ। तो बस इन्हीं दोनों का वैल्यू तुमको, वो तीन तीन दिया हुआ है तुमको, तो उससे निकालना है बस। सर नॉट लिखे या इन्फिनिटी, बात तो बराबर है ना? हाँ हाँ, दोनों सेम।
हो गया सर। आ गया सबका? अमृत, बना रहे हैं सर लास्ट। इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरा H प्लस और Na प्लस 406.9 आया। सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है कुछ। देख लो, अरे 3 इक्वेशन सिंपली लिखो ना। पहला किसका दिया हुआ है तुमको? CH3COO Na का दिया हुआ है, तो ये कैसे ब्रेक होगा? इन्फिनिटी CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस। इसी का वैल्यू दिया हुआ है हमको, 91.6 दिया हुआ है। इक्वेशन 2 क्या बनेगा? HCl का दिया हुआ है, तो लैम्डा एम नॉट H प्लस और सॉरी इन्फिनिटी लिख लो सारे जगह, लैम्डा इन्फिनिटी है Cl माइनस। इसका वैल्यू दिया हुआ है 425। और तीसरा क्या दिया हुआ है? लैम्डा इन्फिनिटी NaCl का दिया हुआ है, तो Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ये दिया हुआ है 121.1। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। 2 और अब 1 को माइनस कर। हाँ, अब इन तीनों इक्वेशन को तुमको यूज करके तुमको किसका वैल्यू निकालना है? लैम्डा एम नॉट H प्लस और प्लस लैम्डा, सॉरी लैम्डा इन्फिनिटी लिख लो, और ये CH3COO माइनस। तो इसी का वैल्यू तुमको निकालना है इन तीनों इक्वेशन को यूज करके। अब कैसे मैनिपुलेट कर हाँ सकते हैं वो तुमको देखना होगा। हाँ, कौन वो कौन तो सा इधर उधर करके होगा। तो इक्वेशन 1 पहले तो सेकंड और और 2 को 1+2 ऐड कर दो, और उसमें थर्ड इक्वेशन क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आ जाएगा, देख लो। 1+2 ऐड कर दो और थर्ड इक्वेशन माइनस कर दो, तो मिल जाएगा ना सेम। हाँ सर। तो यहाँ पे वही चीज करना है, 91.6 और ये 425, ये दोनों को ऐड कर दो और माइनस 128.1। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 388.5। ठीक है, यूनिट देख लेना, यूनिट क्लियर है। एक और क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, ये बना लो, इसी से रिलेटेड है, अच्छे से करना इसको। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द molar conductivity at infinite dilution of NH4OH। ठीक है, अब इसके लिए डेटा दिया गया है हमको, लैम्डा इन्फिनिटी Ba प्लस, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, BaOH होल ट्वाइस। इसका दिया हुआ है हमको 523.28, और वही यूनिट सेम ही रहेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। लैम्डा इन्फिनिटी दिया हुआ है BaCl2 का, BaCl2 का है 280.00, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl का, NH4Cl का दिया हुआ है 129.8, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो, इन तीनों का यूज करके तुमको NH4OH का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। हम देखो कैसे कर सकते हैं।
तो 251.44 कितना आ रहा है? 251 पॉइंट, एक 44 मिनट चेक करने दो। NH4OH का, हाँ बोलो क्या है? 251.44। 44 यस सर। एक मिनट, हाँ सही है। लैम्डा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यही होगा। आ गया सबका? चंदन, यस सर। इस बार मेरा नहीं आया, सिर्फ देख रहे हैं। सब सिंपल क्वेश्चन है। मुस्कान बना रही हो तुम? यस सर, बन गया? तो बना रहे हैं। बनाओ जल्दी बनाओ, ये आसान क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे by 3 8 इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट 4/3 and करेंगे by 3 8 इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट 4/3 सर वहाँ पर तो 2Cl माइनस हो रहा था, तो उसको कैंसिल नहीं हो रहा था। क्या बोल रहे हो? सर पहला वाला में तो Ba2+ और 2Cl माइनस हो रहा था ना। पहला वाला में क्या बोल रहा हूँ? Ba2+ और 2Cl माइनस में टूटेगा दूसरा वाला में, हाँ, तो फिर इसमें 2Cl वाला माइनस नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पाएगा? तुमको ये 3 इक्वेशन बनेगा ना, देखो 3 इक्वेशन में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। क्या किया हो अमृत, बताओ। सर पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दिए, उसके बाद फिर जो आया ना उसको इक्वेशन 4 मान लिए, और तीसरा और चौथा इक्वेशन को प्लस कर दिए तो आंसर आ गया। चलो देखो, ये तुमको खुद मैनिपुलेट करना हो। जैसे पहले वाले को हम लोग तोड़े तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? लैम्डा एम नॉट, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं है सर। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा इंफिनिटी Ba2+ और प्लस टू लैम्डा इंफिनिटी OH माइनस, यही हो जाएगा। 523.28 दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन BaCl2 वाला है, तो ये Ba2+ और प्लस 2 लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस, इसका वैल्यू है 280, ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन किस चीज का दिया हुआ है हमको? NH4Cl का, तो NH4+ और प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये मिला हुआ है 129.8, ये थर्ड इक्वेशन। अब हमको चाहिए क्या? इन सब से हमको क्या चाहिए? ये NH4+ चाहिए और प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस चाहिए, यही चाहिए ना। अब देखो इन सबको यूज करके कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो NH4+ चाहिए, तो थर्ड वाला इक्वेशन तो रहेगा ही। अब उसके साथ हमको देखो NH4+ चाहिए हमको
और OH माइनस चाहिए, तो कहाँ पे हमको मिलेगा NH4 प्लस और OH माइनस? तो NH4 NH4 प्लस हमको थर्ड इक्वेशन में मिल रहा है, और OH ऑर्डर वन माइनस कहाँ पे मिल रहा है? वन वाले में। 1 वाले में मिल रहा है, लेकिन OH माइनस हमको एक चाहिए, यहाँ पे 2 है। तो एक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 को हाफ करना होगा ना। तो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, देखो 3, इक्वेशन 3 में हाफ कर दोगे इक्वेशन 1 को, और उसको ऐड कर दो इन दोनों को, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 को अगर हम लोग हाफ किए तो Ba2 प्लस वाला भी तो हाफ हो गया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? Ba2 प्लस वाला हाफ हो गया। अब Ba2 प्लस वाला अगर हाफ हुआ है तो इसको क्या करना होगा हमको? अब इक्वेशन 2 इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हमको Ba2 प्लस नहीं चाहिए, Ba2 प्लस वाले को कैंसिल आउट करना है। तो ये इक्वेशन 1 में Ba2 प्लस हाफ हो गया था, तो इक्वेशन 2 वाले को भी हमको हाफ करना होगा। तो इक्वेशन 2 वाले को हाफ करके माइनस कर देंगे हम लोग इसमें। तो देखो हाफ इंटू इक्वेशन 2 माइनस कर दो। अब देखो इक्वेशन 2 का भी हाफ करोगे तो ये हाफ Ba2 प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, और इसका हाफ 2Cl माइनस का हाफ 1Cl माइनस हो गया, और यहाँ भी 1Cl माइनस था, तो 1Cl माइनस ये दोनों कट गया, आ गया। देख लो, इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। समझ में आया? हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज पुट कर दो। ये है 129.8 है थर्ड वाला, और प्लस हाफ करके इक्वेशन 1 वाला वैल्यू। इक्वेशन 1 वाला वैल्यू क्या है? 523.28। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दोनों प्लस है, और इसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं हाफ इंटू इक्वेशन 2 वाला 280। बस इसको यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 251.44। आ गया है ना अमृत? हाँ सर। चलो 251.44 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में कोई डाउट है कोलारुसस वाले में? हेलो सर। बोलो कोई डाउट है तो। नो ठीक है, सर। तो सिंपल होता है, इसी टाइप का मैनिपुलेशन करके तुमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना होगा मोलर कंडक्टिविटी। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ग्राफ के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कोलारुसस लॉ यूज करते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक तुम लोग का यहाँ पे एंड होता है। इसमें देखोगे एनसीईआरटी में एक पार्ट दिया हुआ है, वो बैटरीज वाला पार्ट है ना। यस सर। तो बैटरीज वाला पार्ट ऐसे तो तुम लोग का हट गया है, अभी एलिमिनेटेड पोर्शन में है। देखना उसमें एक बार खुद से उसको पढ़ के देखो, ठीक है। वो लेकिन पूरा वो थ्योरेटिक, नीट से तो अभी नहीं हटा। हाँ वही बोल रहे थे। वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। एक बस बैटरी में देखोगे प्राइमरी बैटरीज होता है, उसका एग्जांपल सब बस तुमको ध्यान रखना है। प्राइमरी बैटरीज मतलब जिसको एक बार यूज करके हम लोग वो वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते हम लोग, होता है ना, बहुत सारे प्राइमरी बैटरीज होते हैं। रिमोट वाला बैटरी ना सर। हाँ, रिमोट वाला सही जैसे बोला, घड़ी वाला। रिमोट बैटरीज हो गया, या फिर वॉच। टॉर्च में जो बैटरी यूज होता है, वॉच में यूज होता है, घड़ी में यूज होता है, ठीक है। वो सारे बैटरीज प्राइमरी बैटरीज होते हैं। जहां पे रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होता है, उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो उसमें एग्जांपल सब देखना, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। मर्क्यूरी सेल होता है, सर उसमें ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं होता है। उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, वो बस थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको एक बार पढ़ लो। फिर ठीक है तो दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज मतलब जिसको कि वो दोबारा वापस चार्ज रीयूज कर। कर सकते हैं हम लोग। जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है, ठीक है, वो सब सेकेंडरी बैटरी। या फिर गाड़ी सब में जो यूज होता है, व्हीकल में जो यूज होता है, ठीक है, या फोन। इंडस्ट्रियल यूज जो होता है, वो सारे सेकेंडरी बैटरीज होते हैं। सर फोन वाला बैटरी किस में आएगा? सेकेंडरी फोन वाला तो रिचार्ज होता है ना, चार्ज हाँ तो होता ही है ना, तभी तो यूज कर पाते हैं हम लोग। तो उसमें चार्ज करने वाला एग्जांपल्स, का कोई चार्ज करने वाला का कोई लिमिट नहीं रहता है सर। क्या चीज का लिमिट? जैसे जो प्राइमरी बैटरी है उसका उसका तो एक लिमिट है ना सर,
कितना हाँ, सेकंड one चलेगा time। फिर खत्म हो जाएगा। और रिचार्ज में कोई लिमिट नहीं होता है। होता नहीं है, बैटरी रिप्लेस करवाते हो ना फोन का, पहले रिप्लेस कराते थे, अब तो पैक्ड ही आने लगा। हाँ। हाँ तो अब तो लेकिन एक्चुअली डिटैचेबल। बैटरी के अंदर होता क्या है सेट? एक बार पुराना बैटरी देखे तो उसमें कागज जैसा कुछ था मुड़ा हुआ अंदर में। कागज जैसा रहता है उसमें, कैथोड एनोड, जो जैसे अभी सेटअप पूरा इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हो, वही उसी रिएक्शन होता है उसमें। और बहुत एक सारा जो बैटरी होता है उसमें डिस्टिल वाटर डालने का जगह रहता है। हाँ, वो एक्चुअली वो रिचार्जेबल वाले बैटरी में यूज किया जाता है। हाँ जो वही। इन्वर्टर वाला बैटरी है उसमें डाला जाता है ना हाँ डिस्टिल वाटर, तो टाइम टू वही टाइम हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाता है उसमें। हाँ, तो पूरा जो अभी पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो सारा चीज वहां पे रहता है, तो सारा सर सेटअप हाँ, सभी वैसा ही बैटरी रहता है। छोटा सेल हो या फिर बड़ा बैटरी सब में उसी तरह सेटअप रहता है। हाँ, सारे में। ठीक है, तो वहां भी एक रेस्पेक्टिव कैथोड होगा, रेस्पेक्टिव एनोड होगा, ठीक है, और पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा होगा, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे थ्योरेटिकली पढ़े हो वही सारा चीज वहां भी होता है, बस अलग अलग बैटरीज में अलग अलग कैथोड एनोड होता है। वो एक बार उसको पढ़ना, ठीक है, वो टॉपिक एक बार पढ़ लेना। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजा था वो डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। बाकी तुम लोग खुद से ट्राई करो, 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बच जाएगा वो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम लोग ये भेजा है, देखो तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो एक बार अगर ट्राई कर। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ, दिख रहा है सब, ग्रुप है सबके पास, ग्रुप खुला हुआ है, चलो लिख ही देते हैं। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुधांशु ये बनाए थे, ट्राई किए थे? सर आंसर नहीं आ रहा था इसका। नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ mg इज ₹5। ठीक है, 5 रुपए में 1 ग्राम mg डिपॉजिट होता है और उसका इलेक्ट्रिसिटी, इसका हाँ कॉस्ट है 5 रुपए। तो बोला जा रहा है कि हाउ मच would it cost to deposit 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये तो फैराडेज लॉ यूज होगा इसमें, फर्स्ट लॉ फैराडे का, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, और वेट दोनों का पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। तब जैसे देखो मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, तो मैग्नीशियम के केस में क्या, कैसा रिएक्शन बनेगा, Mg2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Mg के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, यही इक्वेशन बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या आ जाएगा बताओ तो। इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर यहाँ पे इस केस में कितना आ जाएगा, 2। 2। तो इसका एटॉमिक वेट आ गया 12 ग्राम। अब हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि 1 इक्विवेलेंट वेट को अगर डिपॉजिट कराना है किसी भी एलिमेंट का, 1 इक्विवेलेंट वेट अगर डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना रिक्वायर्ड होता है, 1 फैराडे रिक्वायर्ड होता है, हाँ ये बता चुके हैं। तो 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम को अगर डिपॉजिट कराना है तो इसके लिए फैराडे 1 फैराडे का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, हेलो, यस सर। चलो। तो ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ mg है, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ mg को डिपॉजिट कराने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 फैराडे चाहिए। 1 ये फैराडे। क्लियर है ना, ये फैराडेज लॉ में हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का कितना है, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है यहाँ पे मैग्नीशियम का, 12। 12 ग्राम है। तो मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट नहीं लिख लो, 1 इक्विवेलेंस लिख सकते हैं ऐसे, 1 इक्विवेलेंस, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम अगर डिपॉजिट कराना है हमको तो 1 फैराडे हमको चार्ज लगता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो 1 इक्विवेलेंट हम लोग देख चुके हैं, 1 इक्विवेलेंट में कितना मैग्नीशियम आ जाएगा, 12 ग्राम होगा। तो मतलब 12 ग्राम मैग्नीशियम को डिपॉजिट कराने के लिए हमको 1 फैराडे चार्ज है। तो क्वेश्चन में कितना मैग्नीशियम दिया हुआ है, बोलो। 10 ग्राम। 1 ग्राम दिया हुआ था। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 1 ग्राम। ग्राम। तो 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए डिपॉजिट कराने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, 1 1/12। बाय 12 फैराडे खर्च होगा, ठीक है। और इसी 1/12 फैराडे का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹5 दिया हुआ है। इसी का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹5। अब चलो, अब एल्यूमिनियम के केस में हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम के केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर एल्यूमिनियम करोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, Al3 प्लस Al3 प्लस, और ये प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एल्यूमिनियम सॉलिड में जाएगा। अब इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना आ जाएगा, 9 ग्राम आएगा। 9 ग्राम आएगा। तो ये 27 बाय 3। 27 ग्राम बाय 3 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम। अब रिलेट कर लोगे, ट्राई करके देखो तो कितना आ रहा है। 10 में 9 फैराडे आएगा टोटल। तो 10 मतलब ग्राम। यहाँ पे देखो हम लोग बोल सकते हैं इसका, इसके केस में 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अगर हमको डिपॉजिट कराना है तो ये 1 फैराडे खर्च होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा, 10 ग्राम अगर एल्यूमिनियम हमको डिपॉजिट कराना है तो 1/9 इंटू 10 10। फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तब यहाँ पे हम देख, F/12 अगर इतना है तो इसका कॉस्ट कितना लगता है, ₹5 लगता है ना। हाँ। तो तुमको यहाँ निकालना है कि 10F/9 का कॉस्ट कितना लगेगा। एफ का हो गया 60 रुपीज, तो फिर 10 इंटू 60/9, 200/3 यानी 66.6 रुपीज इधर लगेगा। सर 66.7 रुपीज। कितना, 66.7 रुपीज। 66.7। आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर 44 तो शायद, एक सेकंड देख के बता रहा हूँ। देखो। दो सौ बाई 3 ही तो आ रहा है इसमें। दोनों का अलग रेट नहीं है ना सर, कि मैग्नीशियम का अलग रेट है, एल्यूमिनियम का, ऐसा तो नहीं है क्या चीज बोल रहे हो, सर? बोल रहे दोनों का अलग रेट तो नहीं ना है? नहीं नहीं, ऑप्शन में दिया हाँ है क्या सर, सही है सर। 66.7? आंसर क्या है, 66.67। ठीक है। तो आ ही गया, ऐसे ही हाँ। करना है, मतलब फैराडे का लॉ ही यूज करना है सिंपली, ठीक है। मतलब इक्वेशन लिख लोगे उसका, और हमको ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एलिमेंट का 1 इक्विवेलेंस अगर डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है, 1 फैराडे। 1 मतलब 1 फैराडे। फैराडे एक्चुअली चार्ज होता है। 1 फैराडे कितने इक्वल है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितने चार्ज के इक्वल है, 96500 कूलम, हाँ। ये बताया है ना, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली ये यूज कर सकते हो, तो ये ध्यान रहेगा, बस इससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट अगर डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए, 12 ग्राम है, मतलब ये 1 इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम के इक्वल है। तो 12 ग्राम डिपॉजिट कराने के लिए ये 1 फैराडे हो गया, तो 1 ग्राम के लिए 1/12 फैराडे हो गया, तो इसका ₹5 दिया हुआ है। तो उसी तरह आप जस्ट एल्यूमिनियम के लिए लिख के कंपेयर कर लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कोई वही क्वेश्चन भेजा है जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन नंबर सर उसमें 66.66 रुपीज होगा ना?
हाँ देख ले, ये सब बुकलेट का ही क्वेश्चन है ना, हाँ तुम लोग बनाए नहीं हो? हाँ सर बुकलेट ही का है। तुम लोग नहीं बनाए हो अमृत? यस सर। बनाओ, सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। यस सर। और क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बुकलेट में, प्रीवियस ईयर उसके साथ साथ सॉल्व करते रहना, लास्ट में जो दिया होगा ना प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो सारा भी साथ साथ करते रहना। चलो ये क्वेश्चन है, देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू सिल्वर वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू वाटर वोल्ट मीटर, द कैथोड of the silver voltmeter is 0.108 gram more at the end of electrolysis. The volume of oxygen O2 evolved at STP. ये भी क्वेश्चन ठीक ही है। चलो देखो, यही वाला क्वेश्चन था ना सुधांशु, नहीं बनाया ये? ट्राई नहीं किए सर। थे? यस सर। इक्वेशन लिख लो, बस इक्वेशन लिख लोगे, सिंपल है। देखो, कैथोड पे बोला जा रहा है, कैथोड पे ये सिल्वर वोल्टमीटर, कैथोड पे मतलब सिल्वर डिपॉजिट होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा होगा। तो और ये ऑक्सीजन वाला है, ये वाटर वोल्टमीटर, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। और कैथोड वाला है ये सिल्वर वोल्टमीटर। तो एट कैथोड कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, देखो तो, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा होगा। तो सिल्वर डिपॉजिट होगा तो सिल्वर की किस फॉर्म में होता है, Ag प्लस जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Ag सॉलिड में जा रहा होगा, यही हो रहा होगा ना इसके केस में। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब दोनों अगर कनेक्टेड हैं, तो दोनों कनेक्टेड हैं तो दोनों से चार्ज क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा दोनों से, ठीक है। ध्यान देना, दोनों को कनेक्ट किया गया, तो दोनों को कनेक्ट किया गया, इसका मतलब दोनों से चार्ज क्या होगा, उतना ही अमाउंट पास हो रहा होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज जो है दोनों से सेम पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि सिल्वर वाले से कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको? 1। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 108 ही रहेगा, 108 ग्राम होगा ना, क्योंकि बाई 1 करोगे तो एन फैक्टर तो यहाँ पे 1 ही है ना, तो इसका मोलर वेट और इक्विवेलेंट वेट तो बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि 108 ग्राम अगर हमको Ag डिपॉजिट करना है, इसके लिए चार्ज कितना पास करना होगा, 1 फैराडे करना होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे कितना पास किया गया है, 108 ग्राम, ठीक है, 108 ग्राम सिल्वर। तो इसके लिए कितना फैराडे हो जाएगा बताओ? 1 मोल 10⁻³ हो जाएगा ना। एक मिनट, ये कितना फैराडे हो जाएगा देख लो, ये आ जाएगा 1/108 इंटू 0.108, ये कितना हो जाएगा फैराडे? वही से 10 टेन टू द माइनस 3 फैराडे, ठीक है, ये आ गया। ये कैथोड पे हो गया। अब एनोड पे तुमको देखना है, एनोड पे क्या होगा, ठीक है। देखो, ये चार्ज यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो उससे भी पास हो रहा होगा, ऑक्सीजन वाले से या वाटर वाला जो वोल्ट मीटर है उससे भी पास हो रहा होगा। तो वहां पे एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो वाटर वाला रिएक्शन याद है? एनोड पे जो रिएक्शन होता है वाटर वाला, वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं उसको, वो याद करने बोले थे। 2H2O, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, 2H2O इज इक्वल टू 4H प्लस प्लस O2 ऑक्सीजन और प्लस 4L, 4 इलेक्ट्रॉन। है ना।
कोई डाउट इसमें? बोलो। नहीं सर। चलो अब यहाँ पे देखो, तुमको बोला गया है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें तो 1 मोल अगर O2 डिपॉजिट होगा, 1 मोल ऑफ O2 अगर एनोड पे निकलेगा, इवॉल्व होगा, तो उस समय इलेक्ट्रॉन कितने जरूरत होंगे? कितना जरूरत 4 है मोल। इलेक्ट्रॉन का? 4 मोल है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 के लिए, 1 मोल ऑफ O2 गैस के लिए इलेक्ट्रॉन कितना जरूरत होता है? 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो। 4 मोल ऑफ 1 मोल 4 ऑफ पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है F, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? 4F हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से इसको उल्टा करके चलो ऐसा देख लो कि 4F अगर चार्ज इससे पास हो गया, ठीक है, तो 4F अगर चार्ज पास करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना डिपॉजिट होगा? ऑक्सीजन कितना निकलेगा? 1 मोल निकल रहा होगा। क्लियर है ना? इतना बात समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे बताना कि 10 टू द पावर -3 F अगर चार्ज पास करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना मोल आ जाएगा? देख लो। 1/4000। चंदन कर रहे हो? हेलो। यस सर। तो कितना मोल आ जाएगा? 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3, यही हो जाएगा ना? इतना मोल्स मोल। ऑफ O2 आ गया। अब क्वेश्चन में तुमको किस फॉर्म में पूछा गया है बताओ तो? STP पे पूछा गया है क्वेश्चन में, यही पूछा गया है ना? क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड एट STP। चलो अब यहाँ पे देखो, हमको मोल्स पता चल गया कि ऑक्सीजन का कितना मोल्स इवॉल्व हो रहा होगा। अब हम STP वाला कंडीशन, चलो एट STP क्या होता है कि 1 मोल अगर हम लोग लेंगे, 1 मोल ऑफ O2 गैस, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर हाँ। करता है ना? यस सर। तो ये 1 मोल है, तो ये 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स, ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा बताओ? 4 इंटू 22.4। तो 1 के लिए इतना है, तो 22.4 इंटू 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3, मल्टीप्लाई इतना ही हो गया। इतना लीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया गया है? ऑप्शंस देखो तो, ऑप्शन लीटर में ही या दूसरे यूनिट में? चेक करो। सेंटीमीटर क्यूब में। हाँ, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में बदल लोगे ना? 1 पहले सेंटीमीटर क्यूब टू 1 ml आई थिंक। 1 लीटर मीटर, को मिलीलीटर में कर लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर 1 आ जाए। मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, इसका यूज कर लो बस, इसी का यूज करके कन्वर्जन है। पहले निकालो ये लीटर में कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो पहले लीटर में। 89.6 इंटू 10⁻³ लीटर। कितना आ गया? सर टोटल मिलीलीटर में चेंज कर दें? कर लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दिया हुआ है ना? तो सर 89.6 ml टोटल हो गया। आ तो गया सर, आ गया। ठीक है, वो 5.6। कन्वर्ट कर लो इसमें। ये देखो लीटर में कितना आ जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये कितना आ गया? ये 5.6 आ जाएगा। 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर हो गया। तो 5.6 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर मतलब 5.6 ml लिख सकते हैं इसको। हाँ, और 1 ml तो ये पढ़े हो ना, 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो होता है ना? 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? 5.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। देख, आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर के फॉर्म में ही है ना ऑप्शंस? हाँ सर। तो ये 5.6 आ जाएगा। देख ऑप्शन में है 5.6। हाँ सर है। चलो ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? अमृत? नहीं सर। हाँ, नहीं सर।
चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एक बार जो भेजे और एक बार ट्राई करो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इक्वेशन लिखोगे अच्छे से, उसके बाद उसको यूज करो। इक्विवेलेंट, ये फैराडेज लॉ के ऊपर ये सारा बेस्ड है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में देखना, ये सब सॉल्व करना, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। जैसे, ठीक है, और जो क्वेश्चन भेजे हो ना, पहले एक बार खुद सुधांशु हाँ जो सर। भेजे हो, और बाकी सारा क्वेश्चन वो पहले खुद से एक बार ट्राई करो फिर से, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम ग्रुप में डाल देना, हम भेज देंगे, ठीक है। ठीक है। चलो, और भी क्वेश्चंस बनाओ तुम लोग। बुकलेट का ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है, एक बार वो बैटरी वाला पार्ट रिवाइज कर लेना तुम लोग, और बुकलेट में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व करो बैठ के, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक ही क्लास लगेगा तुम लोग का, तो नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो जो भी 3-4 दिन टाइम है तो उसमें कर लो पूरा बुकलेट, ठीक है। शुरुआत से जितना कल भी किए तो हो क्लास वो। है सर। कल तुम लोग का क्लास है? आपका नहीं मेरा? है? आपका नहीं है सर, रवि सर का। ठीक है, तो बायो एक एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो क्या? तो केमिस्ट्री पैरेलली भी पढ़ना होगा ना तुमको, तो जितना बना चुके हो उतना ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं बनाया हो, जितना बचा हुआ है वो सब कंप्लीट कर लो तुम लोग, ठीक है। और जो भी हो रहा है ग्रुप में अब डिस्कस करो, अगर वैसा डाउट क्लास चाहिए होगा तो बोल देना, एक लगा देंगे नेक्स्ट वीक में, सर इतना ही ठीक बचा है। था जितना भेजे है। चलो, और बाकी हो गया है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम लोग भी बना लो, बाकी लोग भी। हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो अप लेंगे इसका, कि बनाए हो या नहीं हो, ठीक है। सुन लो, और स्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल, पूरा बुकलेट एटलीस्ट बनाना है तुमको। बुकलेट में जो एक्सरसाइज है शुरुआत वाला, और प्लस प्रीवियस ईयर वाला एक्सरसाइज है, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी बनाते जाना, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नहीं बनाओगे तो फिर बोर्ड में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलली सारा चीज करते जाओ, क्योंकि बाद में टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। क्लियर है ना? तो एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन तो होता नहीं है, बस देखना जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें तो ऑलमोस्ट बाकी बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, ठीक है। जो जो बचा हुआ होगा वो बना लेना, ठीक है। यस सर। चलो, और कोई डाउट है किसी को आज के टॉपिक में? बोलो। नहीं सर। चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तुम लोग का सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो।